we have well understood Newton's first law, and the only limitation we have seen Newton's first law is Newton's laws of motion is that it is applicable only for point masses. And what we exactly refer by saying that we are applying it to point masses, we say it is applicable to the center of mass. नहीं? तो सारे जो लॉ है न्यूटन फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ, थर्ड लॉ, 3 लॉ है ना? कभी कभार स्कूल में जाओगे तो रेगिंग में पूछते हैं हाउ मेनी न्यूटन लॉज यू हैव रेड, ऐसे करके पूछेंगे बच्चे, तुरंत बोल देते हैं 3, तो बहुत मार खाते हैं। वो न्यूटन लॉज ऑफ मोशन बोलने से 3 है, नहीं तो उसके अलावा और क्या है? न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन है, न्यूटन लॉ ऑफ कूलिंग है, न्यूटन लॉ फॉर मिरर फॉर्मूला है, न्यूटन लॉ फॉर साउंड प्रोपगेशन है, ढेर सारे हैं। कितने न्यूटन लॉ पढ़े हो? 3 बोलने से मार खाते हैं। न्यूटन लॉज ऑफ मोशन कितने? 3, मोशन के लिए 3 है। एनीवे हम लोग फर्स्ट लॉ पढ़ चुके हैं, अभी हम लोग देखेंगे सेकेंड लॉ। सेकेंड लॉ में हमें बताया जाएगा कि हाउ यू डिफाइन फोर्स। ये इंपॉर्टेंट पार्ट है न्यूटन लॉ का, सबसे इंपॉर्टेंट हिस्सा जो है वो सेकेंड लॉ है। ठीक है, सेकेंड लॉ से हम फर्स्ट लॉ और थर्ड लॉ को समझा सकते हैं। ठीक है, और सेकेंड लॉ डिफाइन करता है व्हाट इज फोर्स। ठीक है, उसके बाद तीनों लॉ की परे एक लॉ आता है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। बहुत ही पावरफुल लॉ है। ऐसे 6 लॉ है पूरा फिजिक्स में, जिसको लेके पूरा फिजिक्स खड़ा है। कभी आपको मौका मिलेगा तो पढ़ने के लिए उनका बुक पढ़ लेना। कौन है वो? नहीं, हमारे जस्ट इट इज अवेलेबल एट द टिप ऑफ द टंग, बट आई एम नॉट एबल टू से। बोल दूंगा थोड़ी देर में। 3 बुक है, तीनों बुक यहीं पे पढ़े हैं, ऑल द 3 बुक्स। तो फिजिक्स के वो है सारे के सारे एंटायर फिजिक्स 3 लॉ के ऊपर खड़े हैं। उसमें से एक इंपॉर्टेंट लॉ हुआ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। इतना पावरफुल लॉ होने के बावजूद उसके पीछे किसी साइंटिस्ट का नाम क्यों नहीं है? हर लॉ के पीछे किसी न किसी का नाम होता है, इसके पीछे नहीं है, क्योंकि वो लॉ भी इसी से डिराइवेबल है। किससे? न्यूटन लॉज ऑफ मोशन से। ठीक है, एनीवे न्यूटन सेकेंड लॉ में हम लोग पढ़ने वाले हैं फोर्स। फोर्स कैसे जानते हैं? फोर्स हर कोई, लेकिन समझेंगे कैसे कैलकुलेट करेंगे? अगर 10 न्यूटन का फोर्स दिया तो ये होगा। कैसे पता करेंगे फोर्स कितना न्यूटन का है? कोई बॉडी मूव कर रहा है, फोर्स देंगे तो क्या इफेक्ट होगा सबको मालूम है, बट लुकिंग एट द इफेक्ट टू गेस द फोर्स, वो मदद करेगा कौन? न्यूटन सेकेंड लॉ। कोई चीज ऐसे जा रहा था, ऐसे चला गया, तो पक्का उसके ऊपर एक्सटर्नल फोर्स आया होगा। मेरा मोबाइल देना बेटा। हाँ सर कौन? हाँ बंद करिए की। तो हम बात कर रहे थे कि इफेक्ट को देख के फोर्स कैसे पता करें। कोई चीज ऐसे जा रहा था, अब ऐसे चला गया, बिना फोर्स का स्ट्रेट लाइन में जाना चाहिए। अब ऐसे चला गया मतलब उसका डायरेक्शन बदल गया, फोर्स कितना आया? कोई फोर्स तो आया पक्का, कितना फोर्स आया? फोर्स देने से क्या इफेक्ट होगा, हल्की सी जानकारी हम लोगों के पास है। इफेक्ट को देख के फोर्स को गेस करना कितना फोर्स आ रहा है, वो न्यूटन लॉ बताएगा हमें। खासियत समझ में आ रहा है न्यूटन सेकेंड लॉ का? वो बताएगा आपको हाउ टू मेजर द फोर्स फ्रॉम द इफेक्ट ऑफ द फोर्स। हम लोग अभी तक जो कर रहे थे, कोई बॉडी के ऊपर इतना न्यूटन का फोर्स आ रहा है, क्या होगा एक्सीलरेशन, मतलब फोर्स दिया है, एक्सीलरेशन निकालो, ये निकाला, हाथी घोड़ा फलाना ढिमका निकालो, वो सब हो जाता था। वी नो द फोर्स, टू गेट द इफेक्ट इट वाज इजी ऑन आवर पार्ट। वी सी द इफेक्ट एंड गेस द फोर्स। उसका मैग्नीट्यूड क्या होगा, डायरेक्शन क्या होगा, है ना? कोई चीज गोल गोल घूम रहा है सर्कुलर पाथ में, तो क्या कोई जरूरी है उसके ऊपर कोई एक्सटर्नल फोर्स आ रहा होगा? सोचो तो। हाँ जरूरी है। क्यों? क्योंकि बिना एक्सटर्नल फोर्स का तो स्ट्रेट लाइन में जाएगा ना। घूम रहा है मतलब पक्का कोई एक्सटर्नल फोर्स है। तो कोई इलेक्ट्रॉन सर्कुलर पाथ में घूम रहा है, या फिर मैं ये पेन को ऐसे ऐसे अभी घुमा रहा हूँ, ये पेन को देखो मैं ऐसे हाथ में पकड़ा, ऐसे घुमाया, पेन घूम रहा है ना सर्कुलर पाथ में, तो देयर मस्ट बी सम फोर्स। व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स? अगर ये पेन ऐसे घूम रहा है तो फ्रॉम द इफेक्ट यू हैव टू गेस व्हाट इज द फोर्स। इज इट नॉट ए डिफिकल्ट टास्क, है ना? तो अब हम ये करने वाले हैं, लेकिन उसके लिए हमें कुछ नोमेनक्लेचर सीखना है। व्हाट इज मोमेंटम, व्हाट इज चेंज इन मोमेंटम, व्हाट इज रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम, तो वहां से हमें मिलेगा फोर्स। बाद में पढ़ेंगे कि फोर्स इज द रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम ऑफ ए बॉडी बाय द लॉ। कौन से लॉ? सेकेंड लॉ से। लेकिन उससे पहले मोमेंटम क्या है, चेंज इन मोमेंटम क्या है, समझ में आना चाहिए। तो स्टार्ट करते हैं कि व्हाट इज कॉल्ड मोमेंटम ऑफ ए बॉडी। देखो ये वर्ड जानना और
उसको फॉर्मूला याद रखना कोई बड़ी चीज तो है नहीं, बट अनलेस अनटिल यू फील इट, नो यू कैन नॉट डू इट। फील करना बहुत जरूरी चीज है, अदरवाइज क्या होगा, आप थ्योरी में मास्टर हो जाओगे, डिग्री हो जाओगे, पीएचडी कर लोगे, बट काम के नहीं रहोगे। सोचो कि आप क्लास करने आते हो, मैं यहाँ से आपको बढ़िया से पूरा वीडियो निकाल के ड्राइंग करके साइकिल कैसे चलाते हैं सिखाऊंगा, ना मैं चला रहा हूँ साइकिल ना आप चला रहे हो। 15 दिन का क्लास, आप मास्टर हो गए, इधर टर्न करना है तो क्या करना है, ऐसे होना है, ये होना है, सब बता दिया, उसके बावजूद आप साइकिल चला पाओगे नहीं, बिकॉज एग्जैक्ट फीलिंग जो है वो आया नहीं। अभी हमें फोर्स 10 न्यूटन 20 न्यूटन फोर्स आया, बॉडी ऐसे जाएगा, वो सब समझ में आता है, बट हैव यू एवर रियलाइज्ड व्हाट इज ए 10 न्यूटन फोर्स? मैं आपको कहूँगा एक हाथ से दूसरे हाथ को 10 न्यूटन फोर्स में दबा के देखो तो डू यू नो व्हाट इज द मैग्नीट्यूड, हाउ, कितना जोर से दबाना है आपको मालूम है क्या? तो फिर किस काम का सीख के? एजुकेशन एंड रियलिटी वो एकदम दोनों के बीच में एक वाइड गॉल्फ है, वी डोंट ट्राई टू फील इट। तो चीज़ों को फील करने की कोशिश करो। पहले सोचो कि 10 न्यूटन फोर्स मतलब कितना फोर्स होगा। हम तो पढ़े कि m kg मास का वेट होता है mg। 1 kg का नमक पैकेट, टाटा नमक 1 kg का, उसका वेट कितना होगा? 10 न्यूटन। तो सोचो कितना फोर्स दे रहा है, इतना दे रहा है, हाँ तो उतने जोर से प्रेस करेंगे उसके आसपास। तो नाउ ये रिलेटिंग टू द प्रैक्टिस टू थ्योरी, 10 न्यूटन इतना है। किसी भी ग्रोसरी शॉप में जाओगे तो फिर इलेक्ट्रॉनिक वेइंग मशीन होता है, दबाने से चीजें रीडिंग निकलता है। 10 न्यूटन दबाओगे तो मतलब क्या है, 1 kg का, तो उसमें 1 kg दिखाना चाहिए। तो 1 kg का दबाओ, फिर बाद में घुमा के देखो तो आर यू मैचिंग, देखो अब उससे ज्यादा हो रहे हो कम हो रहे हो, आपको फीलिंग आना चाहिए। लेकिन जो लोग फील्ड में हैं, काम करते हैं, कोई चीज को इसमें हाथ में लेंगे, हाँ ये 1 kg होगा, ये 2.5 kg होगा, ऐसे वजन देख के बोल देते कि नहीं बोल देते, है ना? जो मछली वाला मछली बेचता है वो तो मछली को देख के बोल देगा ये मछली तो 1.5 kg का होगा, क्योंकि उतना प्रैक्टिस है उसका। तो जब तक वो प्रैक्टिस हमारे पास नहीं आएगा, वी कैन नॉट अप्लाई आवर नॉलेज इनटू योर डे टू डे लाइफ। नहीं तो थ्योरी में खाली ऐसे होने से ये होता है, वैसे होने से वो होता है बस, लेकिन करने में कुछ नहीं होता है। समझ में? चलो फील करते हैं। मोमेंटम क्या है आप लोगों को मालूम है? व्हाट इज मोमेंटम? मोमेंटम का मतलब हाउ फोर्सफुली ए बॉडी इज मूविंग, यूवी का मोमेंटम का मतलब हुआ हाउ फोर्सफुली ए बॉडी इज मूविंग। हाउ फोर्सफुली इज बॉडी मूविंग, मान लो कि मैं कोई चीज फेंक के आपको मारता हूँ, अगर वो ज्यादा फोर्स लगाएगा तो आपको ज्यादा दर्द होगा, कम फोर्स लगाएगा तो कम दर्द होगा। नाउ कितना फोर्सफुली हो जा रहा है उसको मोमेंटम कहेंगे। नाउ लेट अस एक्सपेरिमेंट। मैं एक थर्मोकोल का पीस लेता हूँ और आपको मारता हूँ 20 मीटर पर सेकेंड में, है ना? और एक आयरन का पीस लेता हूँ, मारता हूँ 20 मीटर पर सेकेंड में। थर्मोकोल का मास मान लो है 50 ग्राम या फिर 5 ग्राम, और आयरन का मास है मान लो 50 ग्राम। कौन आपको ज्यादा जोर से फोर्स देगा, ज्यादा दर्द देगा? पीस ऑफ आयरन, बिकॉज इट इज मासिव। मतलब हाउ फोर्सफुल, दोनों बराबर स्पीड में जाके आपको लगे, लेकिन जिसका मास ज्यादा था वो ज्यादा दर्द दिया आपको, है कि नहीं? तो आप कहोगे हाउ फोर्सफुली बॉडी इज मूविंग डिपेंड्स अपॉन इट्स मास। ऑब्वियसली मोर इज द मास, मोर फोर्सफुली इट विल मूव, है कि नहीं? मान लो कि एम्प्टी कार्टून है, एम्प्टी कार्टून वो 10 मीटर पर सेकंड में फ्लोर पे जा रहा है, स्मूथ फ्लोर पे, और एक भरा हुआ कार्टून है वो भी 10 मीटर पर सेकंड में जा रहा है, ठीक है? और दोनों के सामने आप दो छोटे छोटे कार्टून रख दोगे, एक आएगा जो एम्प्टी कार्टून था वो टकराएगा, ऑलमोस्ट रुक जाएगा, इट विल नॉट बी एबल टू ड्राइव इट, with the other one which was massive will be able to drive it to a large distance. That means how forceful it is moving, it not only depends upon the speed, it depends on the mass also. Now सोचो कि वो जो massive कार्टून था, एक केस में मान लो कि वो जा रहा है 4 मीटर पर सेकंड में, दूसरे केस में 20 मीटर पर सेकंड में, कौन सा केस में ज्यादा दूर तक ड्राइव करके ले जाएगा? 20 मीटर पर सेकंड। मतलब how forceful it is moving, it is not only depending upon the mass, also on the speed. So the product of mass and speed altogether give you the idea of how forcefully a body is moving, and that is what is called momentum. तो फोर्स को रियलाइज करने के लिए हमें जानना बहुत जरूरी है कि हाउ फोर्सफुली a body is moving. क्या बात समझ में आया? तो अगर मोमेंटम उसको कहते हैं, और कैसे दिया जाता है? इट इज गिवन बाय द प्रोडक्ट ऑफ मास इनटू वेलोसिटी। कोई पूछेगा कि प्रूफ करो मोमेंटम इज मास इनटू वेलोसिटी। दुनिया में कोई नहीं है जो प्रूव कर सकता है मोमेंटम इज मास इनटू वेलोसिटी। व्हाई? बिकॉज मोमेंटम इज नॉट मास इनटू वेलोसिटी, द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी इज कॉल्ड मोमेंटम। आर यू गेटिंग? इट इज अदरवाइज नेम्ड। मोमेंटम इज गिवन बाय मास इनटू वेलोसिटी, लेकिन ढंग से समझे तो हाउ फोर्सफुली ए बॉडी इज मूविंग इज कॉल्ड मोमेंटम। द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी ऑफ ए बॉडी इज कॉल्ड मोमेंटम। हम उसको मोमेंटम कहेंगे। समझ में आ रहा है? मोमेंटम क्या है? नहीं,
इसको क्या कहेंगे, मोमेंट मास इनटू वेलोसिटी को क्या कहेंगे, उसको मोमेंटम कहेंगे, अदरवाइज समझो, समझ में आया? तो मोमेंटम एक फिजिकल क्वांटिटी है, हम इसको P से रिप्रेजेंट करेंगे। इट इज ए वेक्टर क्वांटिटी it refers to how forcefully a body is moving it is given by the product of mass of the moving body and its velocity. Momentum is a vector given by mass into velocity. क्या बात समझ में? You cannot say momentum is defined as the product of mass and velocity. It is given by. Defined as and given by are two different things. So you say it is mass into velocity. क्या आप गेस कर सकते हो यूनिट क्या होगा? मास का यूनिट होता है केजी, MKS यूनिट में, और इसका मीटर पर सेकेंड, तो यूनिट बन गया केजी मीटर पर सेकेंड, है ना? और डायरेक्शन क्या होगा? डायरेक्शन क्या होगा? आप तो बताए नहीं अभी आप डायरेक्शन के बारे में। ध्यान से देखो तो यहाँ पे जो हम कहेंगे कि कोई एक बॉडी है मास m का जो कि v वेलोसिटी में जा रहा है, आप कहते हो कि मोमेंटम इज मास इनटू वेलोसिटी। यू नो मास इज ऑलवेज ए पॉजिटिव क्वांटिटी। क्या कोई बॉडी का मास -5 kg हो सकता है? नहीं, पॉजिटिव क्वांटिटी। v इज ए वेक्टर। सपोज हम कहेंगे ये कोई एक वेक्टर है v, किसी बॉडी का मास है 2 kg, तो मोमेंटम क्या हुआ? 2v। 2v कैसे होगा? ऐसे होगा। तो क्या मिला आपको? जो मोमेंटम है वो v के डायरेक्शन में हुआ कि नहीं हुआ? मतलब मोमेंटम इज ऑलवेज इन द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी। समझ में? सो डायरेक्शन ऑफ मोमेंटम क्या हो गया आपको? हो गया डायरेक्शन ऑफ मोमेंटम is ऑलवेज किस डायरेक्शन में है? इन डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी ऑफ मोशन, वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल। और आप जानते हो कि जो वेलोसिटी है वो इट इज टेंजेंट टू द पाथ इन द डायरेक्शन ऑफ मोशन। अगर कोई चीज ऐसा रास्ते में जा रहा है, जब वो इधर से जा रहा है उसका वेलोसिटी ऐसा है तो उसका मोमेंटम भी ऐसा ही है ही नहीं। जब इधर से वेलोसिटी ऐसा है तो उसका मोमेंटम भी कुछ ऐसा ही है। तो द मोमेंटम इज ऑलवेज इन द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी। समझ में आ रहा है? बस समझ में आया कि नहीं आया जानने के लिए मैं छोटा सा चीज पूछना चाहूंगा आपको। कहूंगा कि छोटा सा क्वेश्चन, ए बॉल was projected from ground at angle 60 degree to horizontal। क्वेश्चन को ध्यान से देखना। When it is at highest point of motion, highest point of motion, what is the angle between momentum and weight? दोनों वेक्टर है, वेट भी एक वेक्टर है, मोमेंटम भी एक वेक्टर है, और वेट और मोमेंटम के बीच में क्या एंगल है? फिर इट इज द हाईएस्ट पॉइंट ऑफ मोशन।
थोड़ा क्वेश्चन को ध्यान से समझ लेना बेटा, यू कैन डू इट। ये जस्ट फॉर एग्जाम्पल आई एम गिविंग। कोई पार्टिकल को ग्राउंड से फेंका गया ऐसे, और कितना एंगल में फेंका गया, 60 डिग्री टू दी हॉरिजॉन्टल, ऐसे फेंका गया। ऑब्वियसली इसका मोशन कुछ ऐसा हुआ होगा, हुआ होगा कि नहीं होगा? When it is at the highest point, what is the angle between the momentum and the weight? जब वो आके यहाँ पे पहुंचा, को ये yes, weight is like this, है कि नहीं? और momentum is in the direction of motion, so momentum has to be like this. क्या दोनों बीच में एंगल 90 डिग्री नहीं है? Yes, तो आंसर हुआ 90। मतलब आपको समझ में आ गया क्या? समझ में आया? अगर समझ में आया तो दूसरा क्वेश्चन पूछे, कैन ए बॉडी मूव इन ए सर्किल विथ कांस्टेंट मोमेंटम? क्योंकि मोमेंटम तो है मास इनटू वेलोसिटी, वेलोसिटी हर मोमेंट पे चेंज होता है, वेलोसिटी बदलते रहेगा, स्पीड कांस्टेंट हो सकता है, डायरेक्शन चेंज होता है। हाँ, हो सकता है कि स्पीड, मोमेंटम का मैग्नीट्यूड कांस्टेंट है, डायरेक्शन तो बदलेगा ही बदलेगा। सो मोमेंटम कैन नॉट बी कांस्टेंट इन ए सर्कुलर पाथ। आंसर हुआ नो, बिकॉज एटलीस्ट व्हाट विल चेंज, डायरेक्शन, because the direction has to change, चाहे मैग्नीट्यूड चेंज हो या ना हो। समझ में आया? ठीक है, तो मोमेंटम क्या है समझ में आया, इट्स ए प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी। अगर हम पूछेंगे कि ए बुलेट ऑफ मास 50 ग्राम was fired at 360 kilometer per hour. Find the momentum in MKS units. कितना सिंपल है, MKS यूनिट में उसका मोमेंटम बताओ कितना होगा। तो ये तो आप कर सकते हो, मास दिया गया है ना, MKS यूनिट मतलब क्या है, केजी में लिखना है। क्या होगा यूनिट, केजी मीटर पर सेकंड, केजी में लिखना है। मास दिया है 50 ग्राम, तो केजी करो तो क्या हो जाएगा भाई, 50/1000, 50/1000 केजी। और v को भी मीटर पर सेकंड में लाना है, 360 किलोमीटर पर आवर इज 360 into 5/18, तो इट इज कमिंग आउट टू 100 मीटर पर सेकेंड, है कि नहीं? अब क्या हो जाएगा, इट इज कमिंग आउट टू बी 5 kg मीटर पर सेकेंड। समझ में आया? कितना सिंपल है। स्कूल वाले तो ऐसे पूछेंगे, हम तो आज पहला क्लास से शुरू कर रहे तो पूछ रहे, मेरा लेवल तो आप जानते हो, हम लोग काफी ऊपर जाने वाले है कि नहीं? हम लोग तो बहुत ऊपर जाएंगे। पहले स्कूल वालों को निपट लिया जाए, वो जो पूछते हैं स्कूल वाले को निपट लेते हैं, फिर तो हम लोग तो उड़ेंगे ऊपर। उड़ेंगे नहीं उड़ेंगे? यस। तो मोमेंटम क्या हो गया, मोमेंटम हो गया, मोमेंटम इज मास इनटू वेलोसिटी इज 5 kg मीटर पर सेकेंड। क्या बात समझ में आया? मास इनटू वेलोसिटी। नेक्स्ट, why all others have completed, you have not yet? ठीक है, चलिए अगला। तो अब तक हमें समझ में आया व्हाट इज मोमेंटम। मोमेंटम के बारे में दूसरा इंपोर्टेंट पॉइंट, फॉर ए रिजिड बॉडी। ये जो हम लोग मोमेंटम बोल रहे हैं ना, ये क्या है बताओ, ये है लीनियर मोमेंटम। हम लोग लीनियर मोशन पढ़ रहे हैं, बॉडी का लीनियर मोशन होता है, ट्रांसलेशनल मोशन होता है, रोटेशनल मोशन होता है, ट्रांसरोटेशनल मोशन होता है, मतलब कोई चीज घूमते घूमते आगे जा रहा है तो ट्रांसरोटेशनल हो गया। पंखा सिर्फ चल रहा है तो रोटेशनल मोशन है, नहीं कोई चीज ऐसे जा रहा है तो ट्रांसलेटरी मोशन है। तो डिफरेंट किस्म के मोशंस होते हैं, है ना। एक लीनियर मोशन थे, ट्रांसलेशन मोशन में हम बात करें लीनियर मोमेंटम का, एंड इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ न्यूटन्स लॉ। तो हम कहते हैं मास इनटू वेलोसिटी, किसका वेलोसिटी,
Newton's laws are applicable to point masses. Velocity of center of mass. We are talking about velocity of center of mass. And mass के बारे में क्या बोल रहे हैं? Point masses. Only point masses के बारे में बात करें तो हम कहेंगे for a rigid body. Before that मैं कहूँगा for a point mass. जिसका for a point mass हमें देखिए कि P जो था वो मास इंटू वेलोसिटी था, जिसमें V क्या था? वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास। मतलब कोई अगर डंडा भी मूव कर रहा है, ये डंडा को कोई धक्का दे दिया, ये घूमते घूमते क्या हो रहा है, और ये घूमते घूमते आगे भी जा रहा है। हो सकता है ना, जैसे डंडा रखा था, कोई किक मार दिया तो घूमते 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 आगे जाएगा। घूमना फिरने को छोड़ो, आपको कोई पूछेगा बताओ व्हाट इज द लीनियर मोमेंटम, आपको देखना है कि उसका सेंटर ऑफ मास का वेलोसिटी क्या है। अगर v है तो मोमेंटम है m into v, घूम रहा है फिर रहा है क्या कर रहा है उससे आपको कोई मतलब नहीं। समझ में आ रहा है? तो यू हैव टू सी द वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास। ये सिर्फ मोमेंटम बोल के निपटा लेता हूँ क्योंकि आपका दूसरा वाला मोशन नहीं है। यहाँ पर मोमेंटम का मतलब होता है लीनियर मोमेंटम, फिर बाद में आएगा एंगुलर मोमेंटम, कोई घूम रहा है तो वो मोशन तो पढ़ नहीं रहे हैं, इसलिए बुक में हम दो इसको डिस्टिंग्विश नहीं करते। खाली मोमेंटम मतलब तुम लोग वही समझते हो, जब दोनों चीज सामने आ जाएंगे तो फिर डिस्क्रिमिनेट करना पड़ता है लीनियर मोमेंटम या एंगुलर मोमेंटम है। ठीक है, तो मोमेंटम हो गया मास इनटू वेलोसिटी, वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास। और हमें मालूम है कि जो काइनेटिक एनर्जी होता है, थोड़ा बहुत आपको मालूम होगा, वो क्या होता है भाई? हाफ एम वी स्क्वायर। और ये क्या काइनेटिक एनर्जी को हम ऐसे लिख सकते हैं, हाफ एम स्क्वायर वी स्क्वायर बाई एम। तो इसको हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं कि स्क्वायर बाई 2m। ये कौन सा काइनेटिक एनर्जी है? लीनियर काइनेटिक एनर्जी। कौन सा काइनेटिक एनर्जी है? लीनियर काइनेटिक एनर्जी। समझ में आ रहा है? तो ये लीनियर मोमेंटम है, लीनियर काइनेटिक एनर्जी है। सो लीनियर काइनेटिक एनर्जी हम लीनियर लीनियर बार बार नहीं बोलते हैं क्योंकि दूसरा वाला मोशन सिलेबस में है ही नहीं। जबकि आप 11-12 में आओगे तो सारा मोशन आ जाएंगे, तब बोलना पड़ेगा कि लीनियर मोमेंटम ये है, लीनियर काइनेटिक एनर्जी ये है, ऐसे करके। ठीक है, तो आप कहेंगे द काइनेटिक एनर्जी ऑफ ए बॉडी इज रिलेटेड टू द मोमेंटम बाय द रिलेशन p स्क्वायर बाय 2m। समझ में आया? हाँ, अच्छा। अब अगर मैं यहाँ पे आपको थोड़ा ग्राफिकली दिखाना चाहूंगा कि कोई बॉडी का अगर हम मोमेंटम को बढ़ाने लगेंगे तो उसका काइनेटिक एनर्जी कैसे बदलेगा। मोमेंटम जितना भी बढ़ा हो, काइनेटिक एनर्जी नहीं बढ़ रहा है तो डायग्राम कुछ ऐसे होगा। नहीं, मोमेंटम को बढ़ाओ तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ रहा है, काइनेटिक बढ़ रहा है तो हो सकता है कि ऐसे होगा, हो सकता है कि ऐसे होगा, है नहीं? है ना? ऐसा होगा, हो सकता है कि ऐसा होगा। कौन सा होगा हमें समझना है। अच्छा, मोमेंटम को अगर डबल करेंगे काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगा? देखो तो P को डबल कर देंगे, काइनेटिक एनर्जी 4 गुना हो जाएगा। मतलब ये जितना बढ़ रहा है उससे ज्यादा बढ़ रहा है। ये इसको 2 गुना किए तो ये 4 गुना बढ़ गया। अब सोचो, गेस करो, जो डायग्राम होगा वो ऐसा वाला होगा जिसमें मोमेंटम जल्दी जल्दी बढ़ रहा है कि काइनेटिक एनर्जी जल्दी जल्दी बढ़ रहा है? देखो तो, या फिर ऐसा वाला होगा। सोचो, क्योंकि ये जोन में देखो ना आप, मोमेंटम बढ़ भी रहा है, काइनेटिक एनर्जी बढ़ रहा है क्या? ये जोन में, ये वाला केस में छोड़ो, ये वाला केस में देखो, अगर हम कहेंगे ग्राफ ऐसा है तो मोमेंटम तो बढ़ रहा है क्या, काइनेटिक एनर्जी बढ़ रहा है क्या? तो नहीं बढ़ रहा है। लेकिन इस केस में मोमेंटम जितना बढ़ा काइनेटिक एनर्जी उतना शार्पली बढ़ रहा है। तो आपको ये फीलिंग आना चाहिए कि व्हाट इज द ग्राफ, दिस इज व्हाट इज द ग्राफ ऑफ ए पैराबोला। मैं नहीं बताना चाहता हूँ क्योंकि आपकी जरूरत की नहीं है। मोमेंटम जब 0 था, काइनेटिक एनर्जी 0 था, तो डायग्राम गोज लाइक दिस। कोई भी बॉडी का मोमेंटम वर्सेस काइनेटिक एनर्जी डायग्राम इज फिक्स्ड, गिवन बाय दिस लाइक दिस, है ना? क्या बात समझ में आया? Yes, sir. ये ठीक है, ये चीज हमें समझ में आया। ये इंपोर्टेंट नोट पॉइंट 2 है। ठीक है, अब इसमें अगर आपको समझ में आया तो बताओ, इफ ए ट्रक and a car are moving with
same momentum, then whose kinetic energy is more? कोई ट्रक और कार दोनों बराबर मोमेंटम में जा रहे हैं, ई हुआ ट्रक और ये हो गया कार, दोनों बराबर मोमेंटम में जा रहे हैं, दोनों का मोमेंटम बराबर है, बट मास ऑफ द ट्रक इज यूजुअली मोर देन मास ऑफ द कार। तो काइनेटिक एनर्जी यू नो इज p स्क्वायर बाय 2m। जिसका मास कम उसका काइनेटिक एनर्जी ज्यादा। किसका मास कम है? कार का। तो काइनेटिक एनर्जी किसका ज्यादा है? कार। तो आंसर होगा काइनेटिक एनर्जी ऑफ कार इज मोर। क्या बात समझ में आ रहा है? दोनों का मोमेंटम p बराबर है, both have same value of p, but that which is having lesser mass will be having greater kinetic energy. Lesser is the mass, more is the kinetic energy. आपको क्या लिखना है? As mass of car is less, as mass of car is less than m is less than m, the kinetic energy is more. किसके लिए? फॉर द कार, क्योंकि हमारे पास फॉर्मूला है मास ऑफ द काइनेटिक एनर्जी p स्क्वायर बाय 2m होता है। सो एज मास ऑफ कार इज लेस, देन एज मास ऑफ कार इज लेस, आप कहोगे काइनेटिक एनर्जी ऑफ कार, काइनेटिक एनर्जी ऑफ कार इज मोर। कैसे हुआ समझ में नहीं आया? अरे भाई काइनेटिक एनर्जी p स्क्वायर बाय 2m अभी अभी देखे ना, दोनों का p बराबर है, तो जिसका मास कम होगा उसका काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होगा कि कम होगा? मास जिसका कम होगा, डिनोमिनेटर कम होगा तो फैक्ट बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा? मान लो कि कार का मास है 100 और ट्रक का मास है 1000। समझ गए? बड़ी कृपा है आप। तो अब ये मत समझो कि क्यों नहीं समझ में आया था, फिर मेरे को समझ में नहीं आया। समझ में आ गया ना अभी? हाँ, अब वो समझाने की कोशिश करें कि क्यों समझ में नहीं आया। We know who you are, why to prove? हम जानते हैं कि आपको समझ में नहीं आता है, प्रूफ करते हो कि सर मेरे को समझ में नहीं आता है। आया समझ में? चलिए अगला क्वेश्चन। कैन ए बॉडी मूव in a curved path with constant kinetic energy but changing momentum? काइनेटिक एनर्जी कांस्टेंट रहेगा, मोमेंटम बदल रहा होगा, क्या ऐसा हो सकता है? सोचना है। constant momentum but changing kinetic energy। काइनेटिक एनर्जी कांस्टेंट रखते हुए मोमेंटम बदल के जा सकता है क्या? कोई कर्व्ड पाथ में, टेढ़ा मेढ़े रास्ते हो सकता है? काइनेटिक एनर्जी कांस्टेंट रह सकता है? हाँ, अगर स्पीड कांस्टेंट रहेगा तो हाफ एम बी स्क्वायर, स्पीड कांस्टेंट रहेगा तो काइनेटिक एनर्जी कांस्टेंट है, बट क्या मोमेंटम बदलेगा? हाँ बदलेगा, तो ये हो सकता है। सो दिस इज पॉसिबल, यस। नहीं, दूसरा वाला कांस्टेंट मोमेंटम, मोमेंटम कांस्टेंट रह सकता है क्या? कांस्टेंट मोमेंटम तो नहीं रहेगा, नहीं मोमेंटम कांस्टेंट नहीं रहेगा, बट आप कहोगे चेंजिंग काइनेटिक एनर्जी, नो, क्योंकि कॉर्ड पाथ में तो मोमेंटम कांस्टेंट ही नहीं रहता है। आया समझ में? अच्छा, दूसरा है नोट पॉइंट नंबर 3 में जा रहे हैं। आप जानते हो कि मोमेंटम इज ए वेक्टर। कोई एक सिस्टम ऑफ मासेस में ढेर सारे मासेस मूव कर रहे हैं, तो कोई पूछेगा टोटल मोमेंटम क्या है? सबका मोमेंटम निकालो, जोड़ दो। वेक्टोरियल, यू हैव टू ऐड ऑल दोस वेक्टर्स, है कि नहीं? तो हम कहेंगे टोटल मोमेंटम
of a system of masses is total momentum of a system of masses is vector sum of individual momentums of individual masses. Individual masses. Individual momentum of individual masses. तो आप कहोगे कि जो मान लो कि यहाँ पे कोई एक मास है, सपोज ये मास है 2 kg, ये जा रहा है इधर को 3 मीटर पर सेकंड में। ये कोई एक दूसरा मास है, सपोज हम कहेंगे ये है 4 kg, और ये इधर जा रहा है समथिंग लाइक से 1 मीटर पर सेकंड में। तो कोई पूछेगा, जस्ट फॉर सेक ऑफ एग्जाम्पल, टोटल मोमेंटम टू केजी का मोमेंटम कितना है? मोमेंटम ऑफ 2 kg 2 into 3 किधर को है? इधर को है। क्या आपको याद है कि ऐसे लिखने से हम लोग आई कैप लिखते थे, और ऐसे होने से अगर कोई चीज को हम 3 आई कैप प्लस 4 जे कैप लिखता हूँ तो उसका मैग्नीट्यूड निकालना याद है क्या? 3 स्क्वायर 4 स्क्वायर होल डबल ऐसे करते थे ना? याद है? थोड़ा थोड़ा याद आ रहा है गुजरा जमाना है? हाँ, बचपन की चीजें। अच्छा चलो ठीक है। टोटल मोमेंटम क्या हो जाएगा? आप इसका कहोगे कितना? 2 into 3 2 into 3 वेक्टोरियली लिखो तो आई कैप लिख सकते हो और इंडिकेट कर सकते हो इस डायरेक्शन में। इसका मोमेंटम वेक्टोरियली कितना है? 4 into 1 तो कितना हो गया? 6 plus 4 is 10 आई कैप kg मीटर पर सेकंड। तो बोले व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ मोमेंटम? 10 kg मीटर पर सेकंड। सिंपल है, वेक्टोरियली ऐड करना है। अगर मैं आई कैप नहीं भी लिखूंगा तब भी आप बोलोगे दोनों सेम डायरेक्शन में, दो वेक्टर सेम डायरेक्शन में होने से ऑर्डिनरली ऐड हो जाते हैं। कोई बॉडी को फिर इधर से आया 5 न्यूटन, इधर से आया 3 न्यूटन, टोटल फोर्स 8 न्यूटन जुड़ जाता है। तो यहाँ पर कहोगे दिस प्लस दिस हो गया ऐसे। ठीक है, मैं क्यों आई कैप ले रहा हूँ? कभी आगे चल के थोड़ा मेरे को चेंज इन मोमेंटम के बारे में बताना है, तो मुझे मदद मिलेगा, इस अंदाज से सीखने से समझने में मदद मिलेगा। हाँ, अगर मैं केस बदल देता हूँ, आई टेक अनदर केस वेयर आई रिपीट द सेम थिंग बट विथ सम डिफरेंट अरेंजमेंट। तो ये हुआ एक केस और ये हुआ दूसरा केस। ये दोनों केस में आपको बताना ये है कि व्हाट इज द टोटल मोमेंटम ऑफ द सिस्टम। बस क्या बदलाव है? बदलाव ये है कि इस केस में ये 1 मीटर पर सेकंड इधर को है, 1 मीटर पर सेकंड, जबकि इस केस में ये कुछ ऐसा है। ये 4 kg था ना, मैं इसका थोड़ा बदल देता हूँ भैया, इसको भगा, इसको लेके यहाँ रख दिया, ये 4 kg और इसको मैं दे दिया इधर को 2 मीटर पर सेकंड। नाउ ईच ऑफ दीज केसेस you have to tell me what is the total momentum, magnitude of total momentum in each of these cases. ये दोनों केस में मैग्नीट्यूड ऑफ टोटल मोमेंटम आपको बताना है। क्या आप मेरी मदद कर सकते हो? ठीक हो? हाँ, पहला वाला तो सिंपल था, कोई भी बता सकता है। हाँ, तो पहला वाला केस में टोटल मोमेंटम पहले वेक्टोरियली लिखते हैं। टोटल मोमेंटम इसका कितना है? 2 into 3 है कि नहीं आई कैप, और इसका 4 into 1 आई कैप लिखेंगे कि माइनस आई कैप? क्योंकि क्या ये इधर को है? नहीं, इधर को है, तो माइनस आई कैप। क्या बात समझ में आ रहा है? क्यों माइनस हुआ समझ में आ रहा है? तो जोड़ोगे तो ये क्या बन गया? इट इज कमिंग 6 आई कैप माइनस 4 आई कैप इज इक्वल टू 2 आई कैप kg मीटर पर सेकंड। अगर कोई मैग्नीट्यूड पूछेगा, मैग्नीट्यूड ऑफ टोटल मोमेंटम, हम कहेंगे 2 kg मीटर पर सेकंड। तो दूसरा वाला 10 होगा क्या? देखते हैं,
चलो देखते हैं देखते हैं दूसरे वाली केस में क्या है, दूसरे वाली केस में क्या है, चलिए देखते हैं। कहेंगे टोटल मोमेंटम इज, इसका कितना है, इज इट 6 साइकिल, यस, इसका क्या है 4 into 2 is 8 but it is J cap। J cap। हाँ सर 10। हाँ 10। आ गया समझ में? Yes, तो sir। कोई पूछेगा बताओ व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ टोटल मोमेंटम, यस 6 का स्क्वायर 8 का स्क्वायर इट इज 10 kg मीटर पर सेकंड, इतना आता है तो बहुत आता है। क्या बात समझ में आया? तो ये था टोटल मोमेंटम, ठीक है, टोटल मोमेंटम ऑफ द सिस्टम। अच्छा सपोज हम कहेंगे, अरे रे कहा गया, हाँ सपोज हम कहेंगे कि यहां पर कोई एक डिस्क घूम रहा है, दिस डिस्क इज मूविंग, ऐसे एक डिस्क है जो कि घूम रहा है, कैसे घूम रहा है, इट इज रोटेटिंग अबाउट इट्स सेंटर, इट इज रोटेटिंग लाइक दिस, ये डिस्क घूम रहा है अबाउट ओ, डिस्क का मास m है, for the disk is rotating about its center, m is the mass of the disk, कोई डिस्क है घूम रहा है ना, कोई डिस्क ऐसे घूम रहा है, m हो गया उसका मास, m हो गया उसका मास, और ये रेडियस है उसका, m हो गया उसका मास, ये डिस्क घूम रहा है, m हो गया उसका मास अबाउट इट्स सेंटर। फाइंड मोमेंटम ऑफ डिस्क, हम यहाँ पर मोमेंटम की बात कर रहे हैं तो हम कहेंगे मोमेंटम इज मास इनटू वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास, इज द सेंटर ऑफ मास मूविंग, सेंटर मास तो मूव नहीं कर रहा है, तो हम कहेंगे मोमेंटम इज 0। लेकिन एक चीज तो दिख रहा है कि डिस्क के सारे छोटे मोटे पार्टिकल सब मूव कर रहे हैं, हर कोई मूव कर रहा है, फिर भी मोमेंटम 0 है, ऐसा कैसा? चलो समझते हैं। हमारा फंडामेंटल से हमें मालूम है कि मोमेंटम इज मास इनटू वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास, कौन सा मोमेंटम, लीनियर मोमेंटम, सेंटर ऑफ मास नॉट मूविंग, लीनियर मोमेंटम इज 0। लेकिन यहाँ पर देख रहे हैं डिस्क का हर एक पार्टिकल मूव कर रहा है कि नहीं, लेकिन अगर आप ध्यान से देखोगे ये जो डिस्क है यहाँ पर इसका कोई एक पार्टिकल के बारे में सोचो, सपोज ये कोई एक पार्टिकल है, अब ये डिस्क ऐसे घूम रहा होगा तो ये पार्टिकल ऐसे घूम रहा होगा, जा रहा होगा कि नहीं जा रहा होगा, इधर जो पार्टिकल होगा वो कैसे जा रहा होगा, ऐसे जा रहा होगा, तो इसका मोमेंटम मान लो कि ये भी एक छोटा सा पार्टिकल है जिसका मास है स्मॉल m, ये भी एक छोटा सा पार्टिकल है मास है स्मॉल m, ये जितना स्पीड में जा रहा होगा ये उतनी स्पीड में तो जा रहा होगा, तो इसका अगर इन दोनों का मोमेंटम को जोड़ेंगे, इसका जितना इधर को इसका उतना उधर को, दोनों का मोमेंटम मिलके कितना हो गया 0, तो इन दोनों का 0 हुआ तो हर एक का एक दूसरे के साथ मिलके 0 हो जाए, क्या मिलेगा 0, इसलिए मोमेंटम ऑफ द डिस्क इज 0। फिजिकली फीलिंग में आ रहा ना? तो भाई अगर ये डिस्क में कोई होल होता तो क्या मोमेंटम 0 होता? नहीं, क्यों नहीं होता? क्योंकि सेंटर ऑफ मास, अब सेंटर मास यहाँ पर नहीं होता, सेंटर मास के नीचे होता, आर यू गेटिंग? सेंटर मास तो सेंटर में होता क्या? नहीं, वो तो थोड़ा नीचे से और थोड़ा होल से दूर हट जाता है। व्हेनेवर एनी मास इज रिमूव्ड फ्रॉम ए सिस्टम, सेंटर ऑफ मास मूव्स अवे फ्रॉम द रिमूव्ड मास। अगर यहाँ पर होल बना देंगे तो सेंटर मास थोड़ा सा इधर को आ जाएगा। आप बोलोगे सेंटर मास मूव कर रहा है तो मोमेंटम होगा ही होगा, होगा नहीं? यस, बात को पकड़ने की कोशिश करना। हाँ, तो हम बात कर रहे थे, क्या कहेंगे? आंसर क्या हो गया? 0। कैसे समझ में आया? दोनों तरीके से देखे, क्योंकि द वेलोसिटी ऑफ सेंटर मास इज 0 और if you vectorially add momentum of each small mass in the disk, they sum up to 0 because each mass momentum is counterbalanced, compensated or cancelled out by the mirror element on the opposite side. समझ में आ रहा है? बढ़िया। अच्छा, rigid body. रिजिड बॉडी किसको कहते हैं? रिजिड बॉडी और सिस्टम।
रिजिड बॉडी और रिजिड सिस्टम। ठीक है, कोई बॉडी को रिजिड बॉडी कब कहते हैं? यूजुअली हम लोग जो जनरल फीलिंग में कोई चीज को अगर शेप नहीं बदल सकते तो उसको हम रिजिड बॉडी कहते हैं। बॉडी हुज शेप कैन नॉट चेंज। कोई पत्थर है, आप उसको फेंक सकते हो, घुमा सकते हो, लीनियर मोशन में, रोटेशनल मोशन में, कुछ भी कर सकते, शेप तो वही रहेगा। यू कैन नॉट चेंज द शेप ऑफ द पत्थर, है कि नहीं? दैट मीन्स यहां पर हम कहेंगे शेप ऑफ बॉडी डज नॉट चेंज। क्या ये लिक्विड या गैस हो सकता है? इट हैज टू बी ए सॉलिड, है कि नहीं? अच्छा, सॉलिड होना भी काफी नहीं है। कुछ सॉलिड तो दबाया तो जैसे स्पॉन्ज है, दबाओगे छोटा हो गया, शेप बदल गया, रिजिड नहीं रबर है। लेकिन पत्थर है तो रिजिड हुआ। तो ये डेफिनेशन सबसे नहीं समझने के लिए, रिजिड बॉडी हम किसको कहेंगे? अगर कोई बॉडी के दो पॉइंट के बीच में डिस्टेंस हरदम कांस्टेंट रहेगा किसी भी हाल में, तो हम उसको कहेंगे रिजिड बॉडी। जैसे ये पेन है, पेन में किसी भी दो पॉइंट के बीच में जो डिस्टेंस है, ये पेन को आप कैसे भी फेंको, कैसे भी घूम घाम के मोशन करे, वो दो पॉइंट के बीच में डिस्टेंस तो वही रहेगा। तो दिस इज रिजिड बॉडी। समझ में आया क्या? तो हम कहेंगे रिजिड बॉडी किसको कहेंगे? डिस्टेंस बिटवीन एनी टू पॉइंट्स इज ए कांस्टेंट। किसी भी दो पॉइंट के बीच में डिस्टेंस अगर कांस्टेंट रहेगा तो हम इसको रिजिड बॉडी कहेंगे। ठीक है ना? ये हुआ इंपोर्टेंट पॉइंट। फॉर ए रिजिड बॉडी ओनली इन ट्रांसलेटरी मोशन और लीनियर मोशन only we can write क्या p square is equal to kinetic energy is equal to we can write kinetic energy is p square by ये कौन सा? linear kinetic energy। linear kinetic energy is p square by 2m। किसी दूसरे मोशन के लिए नहीं कर सकते। किसके लिए p square by 2m लिख सकते हैं? मैं थोड़ा हाई लेवल में जा रहा हूँ, पॉइंट मास बोले तो अब आगे किसमें? रिजिड बॉडी में। रिजिड बॉडी के केस में ही आप लीनियर मोमेंटम और काइनेटिक एनर्जी को ऐसे रिलेट कर सकते हो, काइनेटिक एनर्जी p square by 2m। जैसे मैं अगर आपको पुराना वाला एग्जांपल दोबारा देता हूँ और कहता हूँ कि देखो इस केस में क्या हो रहा है। ये जो डिस्क था, ये जो डिस्क इस एक्सिस में घूम रहा था, ऐसे ऐसे गोल गोल घूम रहा था, उसका कोई एक छोटा सा पार्टिकल जो ऐसे जा रहा था, उसका करेस्पॉन्डिंग पार्टिकल इन द अपोजिट साइड ऐसा जा रहा था। इसका टोटल मोमेंटम क्या था? है कि नहीं? लेकिन अब जानते हो कि एनर्जी इज स्केलर क्वांटिटी। एनर्जी का कोई डायरेक्शन नहीं होता है। इलेक्ट्रिकल एनर्जी, हीट एनर्जी, थर्मल, कोई भी है ना, केमिकल एनर्जी, उसका कोई डायरेक्शन नहीं होता है। काइनेटिक एनर्जी आल्सो एनर्जी, उसका कोई डायरेक्शन नहीं है। काइनेटिक एनर्जी इज आल्सो स्केलर क्वांटिटी। कोई पूछेगा टोटल काइनेटिक एनर्जी, तो इसका काइनेटिक एनर्जी निकालेंगे, इसका काइनेटिक एनर्जी निकालेंगे, स्केलर है, जस्ट जोड़ देंगे, जस्ट ऑर्डिनरली एड देम। कोई मास m को v स्पीड में ऊपर फेंको, काइनेटिक एनर्जी हाफ एम स्क्वायर, इधर फेंको हाफ एम स्क्वायर, किधर भी फेंको हाफ एम स्क्वायर, है कि नहीं? कोई किसको इधर फेंके हाफ एम स्क्वायर, इधर फेंकने से माइनस हाफ एम स्क्वायर होता है क्या? नहीं, काइनेटिक एनर्जी है, स्केलर क्वांटिटी। तो अब दोनों का काइनेटिक एनर्जी, टोटल काइनेटिक एनर्जी पूछेंगे तो इसका काइनेटिक एनर्जी प्लस इसका हो जाएगा, क्योंकि दोनों पॉजिटिव है। एनर्जी कैन नॉट बी नेगेटिव। क्या काइनेटिक एनर्जी नेगेटिव हो सकता है? नहीं। तो ये दोनों का मोमेंटम तो एक दूसरे को कैंसिल करके जीरो हो गया, लेकिन काइनेटिक एनर्जी जीरो नहीं होंगे। कहने का मतलब क्या हुआ? आप कहोगे द टोटल काइनेटिक एनर्जी ऑफ द सिस्टम इज नॉट जीरो। क्या ये जो सिस्टम आप अभी देखे, क्या ये हमारा ये वाला रिलेशन को सेटिस्फाई कर रहा है कि काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू p स्क्वायर बाई 2m हो रहा है? क्या p तो जीरो है, मतलब इट इज नॉट इक्वल टू दिस। फिर ये सब फॉर्मूला क्यों गड़बड़ हो गया? व्हाई? बिकॉज दिस इज रिजिड बॉडी नो डाउट, बट नॉट इन लीनियर मोशन, इट इज इन रोटेशनल मोशन। लीनियर मोशन में होगा तभी होगा, मतलब जो फॉर्मूला हम यूज करें उसका कंस्ट्रेंट हमें मालूम रहना चाहिए। कोई पंखा चल रहा है, क्या उसका मोमेंटम और उसका काइनेटिक एनर्जी को हम p स्क्वायर बाई 2m करके रिलेट कर सकते हैं?
No, because it is not in rotation, translatory motion. It is in rotational motion. Rigid तो है. क्या बात समझ में आया? Yes, sir. p square by 2m. तो रिलेशन क्यों नहीं हुआ? Because motion is rotational. It is not translational motion. क्या बात समझ में आ रहा है? मैं हर चीज की तह तक जाने की कोशिश करता हूँ. अब रफली फॉर्मूला मत ले लो. कोई भी केस में मोमेंटम और काइनेटिक एनर्जी में बीच में ये रिलेशन नहीं, कोई भी केस में नहीं है. कौन से केस में? इफ इट इज ए रिजिड बॉडी एंड दैट इन ट्रांसलेटरी मोशन. समझ में आ रहा है? चलो देखते हैं, अगर रिजिड बॉडी नहीं होगा तो क्या होगा. ठीक है, रिजिड बॉडी नहीं होगा तो क्या होगा वो, एंड वी सी रिजिड बॉडी के लिए फॉर्मूला हुआ. चलो दूसरा एग्जांपल लेते हैं. सपोज हम कहेंगे कि दिस इज व्हाट इज ए सिस्टम ऑफ मास. ये एक मास है, ये एक मास है. मैं आपको दो केस देता हूँ. ये जा रहा है 2 मीटर पर सेकेंड में और ये जा रहा है से 3 मीटर पर सेकेंड में. ठीक है. दूसरा केस है, ये केस में ये जा रहा है समथिंग लाइक 2 मीटर पर सेकेंड में और ये मान लो कि आ रहा है 3 मीटर पर सेकेंड और 2 मीटर पर सेकेंड में. ठीक है. ये मासेज दिया गया है. चलो मान लेते हैं कि ये समथिंग लाइक 2 kg, ये 4 kg, ये 2 kg, ये 4 kg, ऐसे करके दिया गया है. चलो ये दोनों केस में हम निकाल के देखते हैं कि क्या ये दोनों केस में सिस्टम का टोटल मोमेंटम और टोटल काइनेटिक एनर्जी को हम p स्क्वायर बाई 2m से रिलेट कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं. तो हमें p निकालना पड़ेगा, काइनेटिक एनर्जी निकालना पड़ेगा, फिर देखेंगे रिलेट हो रहा है कि नहीं हो रहा है. लेकिन दिमाग लगाएंगे तो इफ यू कंसीडर दिस इज ए सिस्टम, क्या सिस्टम में ये दोनों पार्टिकल के बीच में डिस्टेंस कांस्टेंट रहता है? ये 3 में भाग रहा है, ये 2 में भाग रहा है, डिस्टेंस तो बदल रहा है. इट्स नॉट ए रिजिड सिस्टम. तो इसमें होगा क्या? काइनेटिक एनर्जी इक्वल p स्क्वायर बाई 2m. निकालेंगे तो नहीं होगा. अगर इसका काइनेटिक एनर्जी निकालेंगे, इसका काइनेटिक एनर्जी निकालेंगे, जोड़ देंगे टोटल काइनेटिक एनर्जी. इसका मोमेंटम निकालेंगे, इसका मोमेंटम निकालेंगे, दोनों को जोड़ देंगे टोटल मोमेंटम. क्या टोटल काइनेटिक एनर्जी विल बी टोटल मोमेंटम का स्क्वायर बाई 2 इनटू टोटल मास? ऐसे होगा? नहीं होगा. व्हाई? क्यों? ट्रांसलेटरी मोशन में नहीं है क्या? लीनियर मोशन में नहीं है क्या? हाँ है, लेकिन सिस्टम रिजिड नहीं है. व्हाई? द डिस्टेंस बिटवीन दिस टू इज चेंजिंग. ये 2 में जा रहा है, 3 में जा रहा है, गैप बढ़े जा रहा है. डिस्टेंस कांस्टेंट रहेगा दो पार्टिकल के बीच में तो हम उसको रिजिड सिस्टम कहेंगे. ज्यादा टफ हो रहा है क्या? नहीं सर. अबे टफ करोगे तो चढ़ोगे ना, नहीं तो तुम आंख बंद करके पेडलिंग कर रहे हो, साइकिल चल रहा है. मुश्किल हो रहा है मतलब वी आर गोइंग अप. कोई मुश्किल नहीं, नीचे जा रहा है मतलब वी आर गोइंग डाउन, है ही नहीं. तो मुश्किलें तो झेलना पड़ेगा. अब इस केस में बताओ टोटल काइनेटिक एनर्जी और टोटल मोमेंटम, क्या हम p स्क्वायर बाई 2m से काइनेटिक एनर्जी को जोड़ सकते हैं? क्या ये रिजिड सिस्टम है? नो सर. नो सर. क्यों नहीं है? डिस्टेंस कम हो रहा है. बदल रहा है. नहीं. अच्छा चलो, फॉर योर सेटिस्फेक्शन मैं देखना चाहूंगा मोमेंटम टोटल. ओहो, अब हम लोग स्मार्ट हो चुके हैं तो हम सीधे सीधे लिख देंगे, क्योंकि हम कहेंगे कि टोटल मोमेंटम यहाँ पर क्या है? इसका मोमेंटम 4 है प्लस इसका मोमेंटम 12 है. इज इट कमिंग 16 Yes, sir. kg मीटर पर सेकेंड. इसका मोमेंटम क्या लिखेंगे? टोटल मोमेंटम. इसका कितना है? 4 और इसका -8. तो कितना हो गया? -4. तो मोमेंटम का मैग्नीट्यूड कितना है? 4 kg मीटर पर सेकेंड. क्या बात समझ में आ रहा है? अच्छा इस केस में काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी कितना है? इसका काइनेटिक एनर्जी प्लस इसका काइनेटिक एनर्जी. इसका काइनेटिक एनर्जी हाफ 2 स्क्वायर. इसका काइनेटिक एनर्जी स्केलर क्वांटिटी है ना, सीधे सीधे जोड़ देंगे. हाफ 4 3 स्क्वायर. कितना हुआ भैया? 4 प्लस 18 इज 22 जूल. थोड़ा बहुत आपको मालूम होगा एनर्जी का यूनिट जूल होता है. हाँ? और ये इसमें बताओ काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी, इसका काइनेटिक एनर्जी कितना है? हाफ 2 स्क्वायर, हाफ mv स्क्वायर, हाफ 4 2 स्क्वायर, 4 इंटू 2 का स्क्वायर mv स्क्वायर. कितना हुआ ये? 4 प्लस इट इज 8 इज 12. देखो तो यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू p स्क्वायर बाई 2m हो रहा है. m क्या है? m मतलब टोटल मास. मास कितना है? 2 प्लस 4
यहाँ पर मास कितना है, यहाँ पर भी मास हुई है 2 + 4। क्या देखो तो ये p स्क्वायर बाई 2m हो रहा है क्या, p स्क्वायर मतलब 16 का स्क्वायर बाई 2 इंटू 6 12, 16 स्क्वायर बाई 12 इज इक्वल टू 22 होगा, नहीं होगा। इस केस में देखो p स्क्वायर बाई 2m, क्या ये p स्क्वायर बाई 2m हो रहा है, p स्क्वायर मतलब 4 का स्क्वायर 16 बाई 2 इंटू 4 8, 16 बाई 8 12 होता है क्या, नहीं होता है। तो हियर आल्सो p स्क्वायर बाई 2m इज नॉट इक्वल टू द काइनेटिक एनर्जी। क्या बात समझ में आ रहा है? ऐसा क्यों नहीं हो रहा है जब हम फॉर्मूला जानते थे? क्यों नहीं हो रहा है? बिकॉज द सिस्टम्स आर नॉट रिजिड सिस्टम्स। Had they been rigid, the relation would have been perfect. Kinetic energy is not equal to p square by 2m. क्या बात समझ में आया? Suppose I change the case again. Now, for your interest, I give you a case. Here is a block, say of 2 kg. कुछ भी मास का बताओ, 2 kg. Suppose जा रहा है 4 मीटर पर सेकेंड. Here is another block, say of mass 3 kg. और 3 kg जा रहा है 3 kg और ये जा रहा है 4 मीटर पर सेकेंड में। क्या इस केस में मोमेंटम और काइनेटिक एनर्जी को आप रिलेट कर सकते हो? देखो तो दो पार्टिकल के बीच में डिस्टेंस कांस्टेंट है कि बदल रहा है? कैसे बदल रहा है? ये भी 4 में, ये भी 4 में। इज इट नॉट ए रिजिड सिस्टम? यस। तो इस केस में तो हो सकता है। मोमेंटम सही होने से क्या हो गया? हम बोले थे p स्क्वायर काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू p स्क्वायर बाई 2m कब होगा? फॉर ए रिजिड बॉडी और सिस्टम विथ ट्रांसलेटरी मोशन। इसका तो ट्रांसलेट लीनियर मोशन तो हो ही रहा है। सिस्टम रिजिड है कि नहीं? रिजिड कब कहते हैं? जब दो पार्टिकल के बीच में डिस्टेंस कांस्टेंट है। क्या इन दोनों के बीच में डिस्टेंस कांस्टेंट नहीं है? ये भी जा रहा है 4 में, ये भी जा रहा है 4 में। चलो करके देखते हैं। व्हाट इज द टोटल मोमेंटम? आपको हो गया 2 इंटू 4 प्लस 3 इंटू 4, तो कितना हो गया ये? 20 kg मीटर पर सेकेंड। क्या है मास? मास है 2 + 3 है ना, 5 kg। क्या है काइनेटिक एनर्जी? काइनेटिक एनर्जी पहले वाले का हाफ mv², हाफ mv²। सो इट इज कमिंग आउट टू बी 16 इंटू 16, अच्छा प्लस ये हो गया 16 बाई 2 8 and 24 इज नॉट इट 40 जूल। क्या काइनेटिक एनर्जी इक्वल p स्क्वायर बाई 2m चेक करके देखो आ रहा है? इज इट कमिंग? here what is p स्क्वायर बाई 2m? p स्क्वायर बाई 2m, p का स्क्वायर मतलब 20 का स्क्वायर बाई 2 इंटू m। m कितना है? 5। इज इट नॉट कमिंग 10? इज इट नॉट 40 जूल्स? इज इट नॉट द काइनेटिक एनर्जी? यस। क्यों हो गया? ट्रांसलेटरी मोशन ऑफ ए रिजिड बॉडी। इसमें डिस्टेंस बिटवीन टू मासेस इज कांस्टेंट। लेकिन पहले वाला केसेस में नहीं हो रहा था, अभी होने लगा। तो मैं इतना सारा मेहनत बकबकाया इसलिए कि तो आपको फीलिंग आ जाए जो काइनेटिक एनर्जी इक्वल p स्क्वायर बाई 2m कौन से केस में एप्लीकेबल है, कौन से केस में? फॉर रिजिड बॉडी इन ट्रांसलेटरी मोशन। कोई चीज अगर घूम रहा था तो काइनेटिक एनर्जी तो था लेकिन मोमेंटम नहीं था, है कि नहीं? क्या ये फीलिंग आया? हर केस में काइनेटिक एनर्जी p स्क्वायर बाई 2m होगा क्या? नहीं होगा। है समझ में? नेक्स्ट नोट पॉइंट में चलेंगे हम लोग टू अंडरस्टैंड व्हाट इज चेंज इन मोमेंटम। चेंज इन मोमेंटम सिंपल सा है। चेंज इन मोमेंटम जिसको हम लोग डेल्टा p से लिखेंगे। इट इज गिवन बाय फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम। जैसे चेंज इन वेलोसिटी, चेंज इन डिस्प्लेसमेंट, जो भी करते हो कैसे निकालते हो? इनिशियल मोमेंटम। आप इसको ऐसे लिखोगे फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम। अगर ये मोमेंटम का यूनिट केजी मीटर पर सेकेंड है तो इसका भी केजी मीटर पर सेकेंड है, इसका भी केजी मीटर पर सेकेंड है, तो डिफरेंस का क्या मोमेंटम होगा? डिफरेंस का भी तो वही होगा। विल इट नॉट बी सेम? तो चेंज इन मोमेंटम का यूनिट क्या हो गया? सेम केजी मीटर पर सेकेंड।
और ये हुआ एक वेक्टर, क्योंकि वेक्टर माइनस वेक्टर एक वेक्टर होता है, तो आपको यहाँ पर वेक्टर डिफरेंस निकालना आना चाहिए। वेक्टर डिफरेंस निकालना आना चाहिए। और उसके लिए शायद आपको याद होगा कि हमें अगर निकालना है कि वेक्टर ए, रिकॉलिंग ओल्ड आइडियाज, अगर हमें वेक्टर ए के साथ वेक्टर बी को जोड़ना है, ये ए याद है क्या? भूल गए? वेक्टर ए के साथ बी को जोड़ना है तो क्या करना है? यू टेक ए, हाँ ए को ले लो, हाँ टेल बेटा टेल। क्या हो गया? ये ए के साथ बी को ऑर्डर में लेना है, भूल गए क्या? यस, तो जो ए प्लस बी होता था वो दिखने में कुछ ऐसा होता था, ये होता था सम ऑफ द वेक्टर्स ए प्लस बी। और अगर हमें निकालना है ए माइनस बी, अगर मुझे वेक्टर ए से वेक्टर बी को माइनस करना है तो मुझे क्या करना पड़ता था? ए के साथ माइनस बी को उल्टा करके जोड़, बी को उल्टा करके जोड़ना है। तो जोड़ो, कैसे ले लेंगे? ये ले लेंगे ए के साथ माइनस बी को जोड़ना है, तो ये हो गया ए। तो फिर हम क्या करते हैं? बी को लेते हैं यहाँ पे, लेकिन बी नहीं जोड़ना है, क्या जोड़ना है? माइनस बी। अगर ये है बी तो फिर ये हो गया माइनस बी, नहीं ये हो गया माइनस बी को ऐसे जोड़ दिए, ये बन गया था माइनस बी। और फिर जो आपका जो ए माइनस बी था वो ऐसे था, ये था वेक्टर ए माइनस। तो हमें निकालना होगा चेंज इन मोमेंटम, मतलब फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम, कुछ ऐसा फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, नहीं ऐसा। अच्छा, और इसमें से दूसरा चीज ये था कि अगर हम कहेंगे ए और बी के बीच में एंगल थीटा है, if एंगल बिटवीन ए एंड बी इज थीटा, तो हम देखे हैं कि सपोज इज 90 डिग्री, थीटा तो बाद में लेंगे, इज 90 डिग्री। अगर ए और बी के बीच में एंगल 90 डिग्री है तो सोचो तो ये है ए, हाँ, और ये है बी, ठीक है, ये है बी, ये हो गया ए, ये हो गया बी। अगर हम निकालेंगे ए प्लस बी तो कैसे निकालेंगे? आई विल से यू विल से ओ क्या हो गया, ये ए हो गया, बीच का एंगल ए के साथ बी को जोड़ना है, और हमको समझ में ये आता है कि ये ए के साथ जब बी को जोड़ेंगे जो रिजल्टेंट निकलेगा वो कुछ ऐसे निकलेगा जिसको आप ए प्लस बी कहोगे, और यू स्मार्ट यू नो द मैग्नीट्यूड ऑफ ए प्लस बी कितना होता है? अरे इसका लेंथ दैट इज रूट ओवर ऑफ ए स्क्वायर। आगे बढ़ने की कोई जरूरत नहीं है, पाइथागोरस थ्योरम, ये लेंथ अगर 90 डिग्री है तो। और अगर 90 डिग्री है तो क्या आप गेस करके बता सकते हो कि a माइनस बी का वैल्यू क्या होगा? अगर ये एंगल 90 डिग्री है तो व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ a माइनस बी? अब क्या करना है, क्या होगा? फिर से a ले लो और उसके साथ क्या जोड़ना है? माइनस बी, इसके साथ जोड़ना है माइनस बी, मतलब उल्टा करके जोड़ना है। भाई चल उल्टा कर देते हैं इसको, ये हो गया माइनस बी, है कि नहीं? ए के साथ अगर मैं माइनस बी को जोड़ा, यहां पर मैं माइनस बी नहीं लिखा था क्या? हाँ लिखा था, माइनस बी को जोड़ा तो क्या मिलेगा रिजल्टेंट? रिजल्टेंट विल बी दिस। क्या बता सकते हो ए माइनस बी का मैग्नीट्यूड क्या होगा? ए माइनस बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड वही सेम ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, पाइथागोरस थ्योरम। आर यू गेटिंग? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का रूट ओवर, आर यू गेटिंग? सो अगर दो वेक्टर के बीच में एंगल 90 डिग्री है तो इट इज वेरी इजी ऑन योर पार्ट टू फाइंड आउट द रिजल्टेंट।
हेलो हेलो नमस्कार, की कुतले दीदी आप मनाली जा रहे हो? ग्रीफिंडोर का वो पहनी है, ग्रीफिंडोर का क्लास शॉल क्लास पहनी है। लेची बोलते क्लास सॉरी कश्मीर तो हमारे कॉलेज की जाना यहाँ पर बहुत देखिए वो तो ये हो गया हमारा क्या देखिए 90 डिग्री है तो एंगल निकालना आसान है। अब यहाँ पर मैं बात कर रहा था कि हमें चेंज इन मोमेंटम की जरूरत पड़ेगा और मैग्नीट्यूड की जरूरत पड़ेगा। तो आप कहोगे कि अगर कोई बॉडी का इनिशियल मोमेंटम और फाइनल मोमेंटम के बीच में एंगल अगर 90 डिग्री है तो चेंज इन मोमेंटम कितना हुआ, फाइनल मोमेंटम का स्क्वायर प्लस इनिशियल मोमेंटम का स्क्वायर रूट ओवर। समझ में आ रहा है? जैसे जस्ट आपको समझ में आया कि नहीं आया जानने के लिए आई वुड लाइक टू गिव यू ए स्मॉल एग्जांपल। सपोज हम कहेंगे कि ये सारा केस में बताओ आपको चेंज इन मोमेंटम कितना होगा। सपोज हम कहेंगे कि हियर इज ए, आई एम गिविंग यू सेवरल केसेस। सपोज हम कहेंगे कि यहाँ पर कोई एक फिक्स्ड डिस्क है, कोई एक बुलेट को मैंने फायर किया, मान लो कि ये कुछ मास 20 हो जाना होता है 2 kg का बुलेट है, 2 kg भी काफी ज्यादा होता है। मान लो कि ये गया 10 मीटर पर सेकेंड में और घुसा और निकल गया बाहर कितने में, ये 2 kg का बुलेट है, ये निकल गया बाहर कितने स्पीड में से, निकल गया 4 मीटर पर सेकेंड में। फाइंड मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ चेंज इन मोमेंटम। ठीक है, ऑफ बुलेट, ऑफ दी बुलेट। कितना सिंपल क्वेश्चन, 12 कैसे निकाल दे, डायरेक्शन भी तो बताना है। नो 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 नो, चलो सोचते हैं। यहाँ पर हुआ क्या है, कोई बुलेट गया, ये बुलेट बड़ा प्यारा सा इट्स मेड इन इंडिया है और गर्म था जब घुसा, लेकिन बाहर निकलते निकलते ठंडा हो गया था, इसलिए थोड़ा उसका कलर में बदलाव आ गया है। ठीक है, अरे वेटिंग क्यों ग्रीन दिख रहा है, ठंडा हो गया ना, पास आता पहले रेड था, 10 मीटर पर निकला 4 मीटर पर, चेंज इन मोमेंटम। तो आप क्या बता सकते हो मुझे, व्हाट इज द इनिशियल मोमेंटम एंड व्हाट इज द फाइनल मोमेंटम। इनिशियल मोमेंटम कौन सा है, लेफ्ट वाला कि राइट वाला, लेफ्ट वाला। तो आपको P इनिशियल कितना है भैया, इट इज 10 MV, M into V 2 into 10 I cap, ऐसे लिख सकता हूँ, ठीक रहेगा लिखने में, ऐसा है 2 into 10 I cap kg मीटर पर सेकेंड। यूनिट मत भूलना, मैं अक्सर भूल जाता हूँ, तुम लोग मत भूलना, अदरवाइज योर मिस विल मिस यू। ये जो फाइनल है ये कितना है, 2 into 4 इट इज 8, ये तो 20 था पहला वाला 20 था, इट वाज 20 kg मीटर पर सेकेंड। दूसरे वाला कितना है 8, इज इट 8 I cap kg मीटर पर सेकेंड। तो चेंज इन मोमेंटम ये तो वेक्टर है, कैसे निकालेंगे, फाइनल माइनस इनिशियल, तो क्या हो गया 8 I cap माइनस 20 I cap इज इक्वल टू माइनस 12 I cap kg मीटर पर सेकेंड। माइनस I cap मतलब किधर को, इस तरफ। मैं क्यों एम्फासिस दे रहा हूँ, क्योंकि लॉ में क्या आएगा मालूम है, न्यूटन सेकंड लॉ में, whenever an external force acts on a body, the body undergoes change in momentum in the direction of force। मतलब चेंज इन मोमेंटम जिस डायरेक्शन में होगा, फोर्स उस डायरेक्शन में होगा। टू नो द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, यू हैव टू सी द डायरेक्शन ऑफ चेंज इन मोमेंटम। अब सोचो तो इस केस में जब वो ऐसे गया होगा
तो उसके अंदर से जाते हुए उसको एक फोर्स मिला होगा, वो फोर्स उसको सपोर्ट कर रहा होगा कि रोकने की कोशिश कर रहा होगा, Oppose कर रहा होगा। अपोज कर रहा होगा। तो किधर को होगा? ऐसे होगा। तो देखो चेंज इन मोमेंटम कैसे हुआ। वो न्यूटन सेकंड लॉ में मैं उस भित्ति पे आने के लिए, उस फाउंडेशन पे आने के लिए आपको समझाने की कोशिश करूं, चेंज इन मोमेंटम का डायरेक्शन तो पता चले, तो फोर्स का डायरेक्शन भी वही है, पढ़ेंगे बाद में। मान लो कि पेन को मैं ऊपर फेंका, नीचे आया, ड्यूरिंग द एंटायर मोशन व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ चेंज इन मोमेंटम। अब उल्टा सोचो, फोर्स कैसे था? नीचे की तरफ, तो चेंज इन मोमेंटम नीचे की तरफ होगा। उल्टा सोच सकते हो। मैं पेन को ऐसे फेंका, ऐसे क्या किया, पहले मोमेंटम ऐसे था, अब मोमेंटम ऐसा हुआ। चेंज इन मोमेंटम का डायरेक्शन निकालो। अब बोलोगे सर इनिशियल चाहिए, फाइनल चाहिए, कुछ नहीं चाहिए। फोर्स कैसे था इसके ऊपर उठते वक्त? mg कैसे था? डाउनवर्ड। गया रे मेरा पेन। तो आप कहोगे चेंज इन मोमेंटम पक्का डाउनवर्ड होगा, निकालो, पक्का डाउनवर्ड ही निकलेगा। समझ में आया? चुईया मतलब क्या ना, जुवी का निकाल सकते हो। मेरा दूसरा वो तो देखते देखते समय निकल जाएगा। एनीवे, दूसरे पेन से देखो, ये 2 रुपया वाला पेन में काम निकल रहा है। मेरा इससे पहले एक मोटा वाला पेन था जो बोर्ड के साथ आया था और गिर के टूट गया। तो फिर मैं अमेजन से ऑर्डर करने की कोशिश किया, तो चार्ज में 2300 रुपीज़। बोला अरे क्या रखा है। एक दिन मैं सोचा कि इसी से करते जिससे स्क्रैच नहीं हो जाएगा। बस चल रहा है, 2 रुपये में काम चल रहा है और 1 साल से चल रहा है। अभी नया नहीं, 1 साल से चल रहा है। नो स्क्रैच नथिंग। आई टुक ए सॉफ्ट स्मूथ थिंग हियर ताकि स्क्रैच ना करे। झूठ मूठ कर समझ रहे हो, ऐसा होता है। बहुत सारे लोग आपको बेवकूफ बनाने की कोशिश करते हैं। क्यों? क्योंकि आप बेवकूफ हो। नहीं तो क्यों बनाएंगे आपको? नहीं, आप बन सकते हो, बेवकूफ हो नहीं, बन सकते हो। क्या आपको समझ में आया चेंज इन मोमेंटम का मैग्नीट्यूड? पूछा है मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। मैग्नीट्यूड ऑफ चेंज इन मोमेंटम कितना होगा? मैग्नीट्यूड ऑफ चेंज इन मोमेंटम कितना होगा? 12 km per second। डायरेक्शन टुवर्ड्स लेफ्ट। समझ में आया? तो मैं अगला क्वेश्चन पूछूंगा। ए बॉल, मेरा पेन गिर गया। ए बॉल ऑफ मास 4 kg strikes a wall with 8 meter per second normally and bounce back at 6 meter per second. Find magnitude and direction of change in momentum. हमें चेंज इन मोमेंटम चाहिए। अभी हम फोर्स कहाँ जानते हैं? न्यूटन ने पढ़ाया नहीं अभी तक हमें। हम लोग न्यूटन सेकंड लॉ में कहाँ गए? हम तो बैकग्राउंड बना रहे हैं। मोमेंटम, चेंज इन मोमेंटम, काइनेटिक एनर्जी, रिलेशन। और डिपेंड करता है कि वाल किधर है। गधा वाल इधर है तो इस लगेगा, तो फोर्स इधर को, इधर को होगा तो। ऐसा ही एक आदमी था, वो क्या कर रहा है, किसी एक वाल पे जाके वो नील जो नेल है उसके पास, उसको ठोकने की कोशिश कर रहा है। ठीक है, और नेल को क्या किया, ऐसे रखा है वाल पे और हथौड़े से मार रहा है और घुस नहीं रहा है। क्रुक क्रुक क्रुक। तो उसका एसोसिएट था वो आया, क्या गधा है, ऐसे मारने से नेल जाता है क्या? क्यों नहीं जाएगा? हम तो जानते हैं कि मारने से नेल जाता है। नहीं रे, ये नेल इस वाल का नहीं है, ये इस वाल का है। समझ रहे हो? इसको लेके यहाँ पे मारोगे तो जाएगा। समझ में आया? वो ये नहीं बोला कि घुमा दो, बोले ये इस वाल का नहीं है, वो वाला वाल का है। समझ रहे हो? तो क्या बोलिए, टुवर्ड्स लेफ्ट। डिपेंड करता है कि वाल किधर। देखो भाई, वाल अगर ऐसा है, बॉल अगर ऐसे मारोगे, चेंजिंग मोमेंटम जिस डायरेक्शन में होगा। वाल अगर ऐसा है, बॉल अगर ऐसा आएगा, चेंजिंग मोमेंटम वही रहेगा क्या? हाँ चलो ठीक है, लेकिन तुम ऐसे लिए थे और तुम्हारा आंसर टुवर्ड्स लेफ्ट आया। यू आर करेक्ट। मैं तो मजाक कर दिया थोड़ा सा,
एक्यूमुलेशन रहना चाहिए क्लास में। एनीवे, तो दिया ये है कि कोई एक बॉल जिसका मास 4 kg है, वो बेधड़क गया, किसी वाल के साथ नॉर्मली टकराया और वापस आया क्या स्पीड में, 6 मीटर पर सेकंड में, गया था कितने में, 8 मीटर पर सेकंड में। पूछा है बताओ व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ चेंज इन मोमेंटम एंड डायरेक्शन ऑफ चेंज इन मोमेंटम। 8 kg मीटर पर सेकंड। नो 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 नो, मास कितना था, 4 kg। तो माइनस, देखो मास कितना था इसका, 4 kg। तो हमें क्या करना चाहिए, सॉल्यूशन ध्यान से देखो, बड़ा इंटरेस्टिंग है। आप बोलोगे फाइनल मोमेंटम क्या था बताओ, फाइनली मोमेंटम इधर को था ना, कितना था, 4 into 6, शुड वी राइट -4 into 6 आई कैप। हाँ वो माइनस यस, क्यों माइनस रहेगा, क्योंकि ये अपोजिट टू एक्स एक्सिस है, केजी मीटर पर सेकेंड। क्या इनिशियल मोमेंटम बता सकते हो कितना था, 8 into 4, ये आई कैप केजी मीटर पर सेकेंड, क्योंकि इधर को था। आप जब सब्ट्रैक्ट करेंगे दिस से माइनस दिस से करेंगे तो क्या हो जाएगा, दोनों माइनस हो जाएंगे। तो हम कहेंगे चेंज इन मोमेंटम। ये जगह इतना ज्यादा क्यों खाता है, ये पेन खराब हो गया ना। ओए तुम लोगों को समझ में आ रहा है कि उड़ रहे हो खाली मेरे साथ। यूवी का -56। तो आप कहोगे चेंज इन मोमेंटम इज फाइनल माइनस इनिशियल, -24 आई कैप -832 -32 आई कैप, इट इज कमिंग आउट टू बी कितना आया, -56। -56 आई कैप केजी मीटर पर सेकेंड। तो माइनस का मतलब, और सोचो तो कोई अगर बिना कुछ दिए पूछता, बॉल गया टकराया वापस आया, डायरेक्शन ऑफ चेंज इन मोमेंटम बताओ, तो सोचो कि जब टकराया बॉल उसके ऊपर वाल ने एक फोर्स दिया कि नहीं दिया, चेंज इन मोमेंटम इज इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। वही न्यूटन सेकंड लॉ का पहला हिस्सा है, द चेंज इन मोमेंटम टेक्स प्लेस इन द डायरेक्शन ऑफ इंप्रेस्ड फोर्स। तो क्या वो माहौल था जिस माहौल में न्यूटन को लॉ बनाना पड़ा। हम लोग भी माहौल बनाएंगे, हम लोग खुद ही डिस्कवर कर लेंगे, क्यों बोलेंगे न्यूटन बोले थे, है ना, है ना। हम लोग भी समझ सकते हैं, ठीक है न्यूटन जी महान है पहले बोले थे तो तुमका वैल्यू दे देते हैं, नहीं तो खैर अभी तो तुम लोगों को ही समझ में आ गया ना कि चेंज इन मोमेंटम इज ऑलवेज टेकिंग इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। इसलिए नहीं कि न्यूटन बोले थे, न्यूटन नहीं बोले होते तो नहीं होता, नहीं होगा, ऐसे ही होगा, है कि नहीं। हाँ, तो लॉ मीन्स डिस्कवरिंग थिंग्स ऑफ नेचर, मतलब न्यूटन बताने से पहले भी चीजें होते थे, बट ही वाज द पर्सन टू डिस्कवर। अच्छा ऐसा होता है, हाँ क्यों होता है मालूम नहीं, लेकिन ऐसे ही होता है, तो हो गया लॉ, है ना। वैसे काफी चीज दुनिया में होंगे आप डिस्कवर कर सकते हो। बायोलॉजी में तो कितने सारे डिस्कवरीज हो रहे हैं, डेली नए नए बीमारी निकल रहे हैं, तो डिस्कवरी तो चल रहे है कि नहीं। और कुछ लोग बीमारी इन्वेंट भी कर रहे हैं। कोरोना वाज इन्वेंटेड, हाउ टू मेक कोरोना अफेक्टेड पीपल, इट वाज इन्वेंटेड, इट वाज नॉट डिस्कवर। चलो इसको इसके साथ मिला के उसको खिला दो, ये परेशान, उसके घर वाले परेशान, वो छीन देगा, उसका अगल बगल सब परेशान, कोचिंग सेंटर बंद, बच्चे बर्बाद, इट वाज इन्वेंटेड। यू आर लकी, आज से 5 साल पहले यू आर ऑल इन क्लास 2-3, यू आर नॉट अफेक्टेड। दोज हु आर इन क्लास 7, 8, 9 दे आर स्पॉइल्ड, क्योंकि पूरा हाई स्कूल की असली पढ़ाई वो तो ऑनलाइन में की। मेरा एक लड़का को IIT मिला, उसको मैं वो पढ़ता था खड़गपुर में, उसको पूछता था कहाँ पढ़ते हो, बोलता कोयल नगर IIT, क्योंकि घर से नहीं गया, 2 साल तो घर में ही रहा, कोयल नगर IIT में पढ़ता है, कोयल नगर ये। कॉलेज से तो ऑनलाइन क्लास होता था, घर में रहता था, IIT भी ऑनलाइन में निकल गया, सोचो 2 साल, मतलब पूरा बैकबोन टूट गया सबका, अलाउड नहीं था जाना, सारा स्कूल कॉलेज बंद। इधर बच्चे पढ़ना नहीं चाहते, उधर टीचर पढ़ाना नहीं चाहते, और तब इंटरनेट का उतना फैसिलिटी नहीं था, जूम वूम नहीं था, यूट्यूब वगैरह नहीं था, वो मोबाइल लेके बच्चे वो देख रहे हो, समझ में नहीं आ रहा था टीचर पढ़ा रहे कि सेल्फी मार रहा है, नहीं, बड़ा बुरा हाल था। तुम लोग अफेक्टेड क्यों नहीं हुआ, 2-3 में थे ही क्या पढ़ाई, बाद में रिकवर हो गया, लेकिन 8-9 में जब पहली बार चीजें जो सीख रहे थे, फ्रैक्शन रेशियो जो भी आप लोग अभी पढ़ रहे हो, ये चीज को ऑनलाइन में कैसे पढ़ लोगे, वो भी मोबाइल में देख के, ठीक है ना। हाँ, तो बच गए तुम लोग। तो क्या ये समझ में आया। तो मैग्नीट्यूड ऑफ चेंज इन मोमेंटम कितना हो गया भाई, मैग्नीट्यूड ऑफ चेंज इन मोमेंटम इज कमिंग आउट टू बी 56 kg
मीटर पर सेकेंड। किधर को है? ऐसे बोलो, डोंट से टुवर्ड्स लेफ्ट और राइट, से टुवर्ड्स द वॉल और अवे फ्रॉम वॉल। Away from the अवे फ्रॉम द वॉल, ऐसे बोलो, किधर भी रहेगा तो चलेगा। So in the opposite direction also. ऑफ Of the force applied. नहीं of Of the force applied. वो एक न्यूटन थे, तू बनेगी न्यूटनी। ठीक है, तो ये समझ में आया क्या? अवे फ्रॉम द वॉल बोलना काफी है। इज इट अंडरस्टूड? Yes sir. तो अगर आप लोगों को इतना बढ़िया समझ में आता है तो आपको थोड़ा मैं ऐसा भी पूछूं कि सपोज कोई बॉल को हमने फेंका ऐसे और वो जंप करके निकल गया ऐसे, सपोज आया ये से समथिंग लाइक 45 डिग्री में, तो गया भी 45 डिग्री में। कितना बड़ा डिग्री हो गया। पता चला बॉल का स्पीड में कोई बदलाव नहीं आया, आया 8 मीटर पर सेकंड में और गया 8 मीटर पर सेकंड में। क्या आप बता सकते हो व्हाट इज द चेंज इन मोमेंटम? फाइंड मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ चेंज इन मोमेंटम। फाइंड मैग्नीट्यूड। बॉल का मास दिया है 2 kg, कि बॉल का मास दिया है 2 kg, एंड डायरेक्शन ऑफ चेंज इन, आपको इसका आंसर को चैनल में देना है। मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ चेंज इन मोमेंटम। मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ चेंज इन मोमेंटम। समझ में आया? चलो जब करो जो भी करो, मुझे मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ चेंज इन मोमेंटम चाहिए। ठीक है, तो ये क्वेश्चन का आंसर को डायरेक्शन तो आप लिख ही लोगे। आप कैसे बोलना है कि विथ रेस्पेक्ट टू द फ्लोर बोलना है तो आपको बढ़िया रहेगा। दूसरा है मैग्नीट्यूड क्या है वही बोलना है ना। तो फिर मिलेंगे अगले क्लास, तब तक के लिए जय हिंद।